बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द डेविल इनसाइड। ये मूवी डिमोनिक पोजेशन और एग्जॉर्सिज्म के बारे में है और ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक फाउंड फुटेज को दिखाया जाता है। वक्त होता है 30 अक्टूबर सन 1989 का, जहां हम एक औरत की आवाज सुनते हैं जो 911 पर कॉल करके बोलती है कि उसने 3 लोगों को मार डाला है। इससे पहले कि पुलिस और कुछ पूछती, कॉल कट जाता है। कुछ देर बाद ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंच जाती है और देखती है कि घर की हालत बहुत ज्यादा खराब है। वहाँ सारा सामान बिखरा हुआ है। पुलिस को वो औरत भी मिल जाती है जिसने फोन किया था। वो औरत बहुत बुरी हालत में होती है। वहाँ पुलिस को 3 लाशें भी मिलती है, जिसमें एक नन और 2 प्रीस्ट होते हैं। पुलिस उस औरत को अरेस्ट कर लेती है। अगले दिन जब ये न्यूज टीवी पर आती है तो एक रिपोर्टर बताता है कि जिसने मर्डर किए हैं उसका नाम मारिया रोजी है। अब उस पर केस चलता है, पर इस सब में कैथलिक चर्च भी इन्वॉल्व होता है। अगर किसी भूतिया घटना की वजह से मर्डर हुए होते तो इसका सीधा असर कैथलिक चर्च पर होता, इसीलिए उसे सजा नहीं होती और उसे लाइफ टाइम के लिए मेंटल असाइलम भेज दिया जाता है, ये कहकर कि उसकी दिमागी हालत सही नहीं है। इस घटना को कुछ साल बीत जाते हैं। मारिया का हस्बैंड अपनी बेटी इजाबेला को उसकी मॉम मारिया के बारे में सब कुछ बता देता है, पर ठीक 3 दिनों बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। अगले दिन मारिया की बेटी इजाबेल अपने बचपन के वीडियो क्लिप्स और फोटोज देख रही होती है। वो अपनी माँ के साथ बिताए हुए पल याद कर रही होती है और बताती है कि उसकी माँ एक रहमदिल इंसान थी, मगर जब वो 6 साल की थी तो अचानक से उसकी मॉम का बिहेवियर चेंज हो गया और इजाबेला अब जानना चाहती है कि उसकी मॉम के साथ क्या हुआ था। इसीलिए वो फैसला करती है कि वो अपनी मॉम के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाएगी। माइकल, जो कि एक कैमरामैन है, वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। माइकल पूछता है कि तुम डॉक्यूमेंट्री क्यों बनाना चाहती हो। इजाबेला उसे बताती है कि वो उस हादसे की रात को जानना चाहती है कि उसकी मॉम के साथ क्या हुआ था। इसके बाद ये दोनों के दोनों इटली पहुंच जाते हैं। इजाबेला अपनी मॉम से 20 साल बाद मिलेगी, पर इससे पहले वो रोम के एक हॉस्पिटल में जाती है जहां वो एक्सोर्सिज्म सीखती है। उसकी वहां 2 प्रीस्ट से मुलाकात होती है जिनका नाम बेन और डेविड होता है। उनसे मिलने के बाद इजाबेला अपनी मॉम से मेंटल असाइलम मिलने जाती है, जहाँ डॉक्टर उसे उसकी मॉम से मिलने की परमिशन दे देते हैं। वो अपनी मॉम से मिलती है, पर उसकी मॉम उसे पहचानने से इनकार कर देती है। उसकी मॉम बार बार एक ही बात बोल रही होती है कि इन कट्स को जोड़ दो, क्योंकि उसके हाथों पर और शरीर के कई जगहों पर क्रॉस के निशान बने होते हैं। अचानक से वो इजाबेल से कहती है कि तुम्हें अपना अबॉर्शन नहीं करवाना चाहिए था। ये सुनकर इजाबेला डर जाती है, क्योंकि ये बात उसके अलावा किसी को भी पता नहीं थी। फिर उसकी मॉम थोड़ी वायलेंट हो जाती है। इजाबेला वहाँ से निकल जाती है। अब वो बेन और डेविड से मिलती है और इन दोनों को सारी बातें बताती है। बेन और डेविड उसे कहते हैं कि तुम्हारी मॉम के ऊपर आत्माओं का साया है, पर अगर तुम एक्सोर्सिज्म जानना चाहती हो तो पहले तुम्हें इसे रियल में देखना होगा। बेन और डेविड चर्च से छुपकर उन लोगों पर एक्सोर्सिज्म करते हैं जिनको कोर्ट मेंटली सिक बोलकर ठुकरा देती है। वो लोग एक घर में जाते हैं जहाँ पर एक लड़की के ऊपर आत्माओं का वास है। ये दोनों उसे मंत्रों से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, पर तभी वो लड़की इजाबेला को देखकर उसे उसके नाम से बुलाती है। ये सुनकर इजाबेला शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि पहले कभी भी वो इस लड़की से नहीं मिली। अब वो लड़की बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाती है और इनके ऊपर अटैक कर देती है, पर किसी तरह से ये उसे अपने कंट्रोल में ले आते हैं और उसे पूरी तरह से ठीक कर देते हैं। इसके बाद ये सब अपने घर वापस आ जाते हैं। इजाबेला डेविड और बेन से ये प्रोसेस अपनी माँ के ऊपर भी करने को कहती है, पर डेविड थोड़ा सोचता है, पर फिर वो मान जाता है और अब ये सब के सब मारिया के पास पहुंच जाते हैं और उसे भी अपने मंत्रों से अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं, पर मारिया को कुछ भी नहीं होता। जब इन्हें लगता है कि मारिया ठीक है तो ये सब वापस जाने लगते हैं। अचानक मारिया वायलेंट हो जाती है और इन पर अटैक करने लगती है। तभी वहाँ पर हॉस्पिटल स्टाफ आ जाता है और इनके प्रोसेस को रोक देता है, जिस वजह से इनका प्रोसेस अधूरा रह जाता है। अब ये लोग घर वापस आकर उस वीडियो फुटेज को देखने लगते हैं जो इन्होंने रिकॉर्ड किया था। बेन बताता है कि मारिया 4 अलग अलग भाषाओं में बात कर रही थी। मारिया के शरीर में काफी सारी बुरी आत्माओं का वास है, इसे मल्टीपल डिमोनिक पोजेशन भी कहा जाता है, जिसमें एक ही इंसान के अंदर कई सारी आत्माओं का वास होता है। पर अब डेविड की नाक से खून निकलने लगता है, जिससे वो परेशान हो जाता है। उसकी तबीयत खराब होने लगती है, पर फिर भी वो सबको झूठ बोल देता है कि वो ठीक है। अगले दिन डेविड एक बच्चे को पवित्र करने जाता है। अचानक ही उसका खुद पर कोई भी कंट्रोल नहीं रहता और वो बच्चे को जान से मारने की कोशिश करता है। ये देखकर वहाँ के लोग उससे बच्चे को बचाने लगते हैं। इसके बाद डेविड मौका देखकर वहाँ से भाग जाता है। डेविड सीधा अपने रूम में चला जाता है
कुछ देर बाद सब उसको देखने ऊपर जाते हैं। वहाँ का नजारा देखकर सब डर जाते हैं क्योंकि डेविड के हाथों में सेम वही निशान होते हैं जो कि इजाबेला की मॉम मारिया के हाथों पर बने थे और उसकी हालत भी ठीक मारिया जैसी होती है। इतने में वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है क्योंकि डेविड ने जिस बच्चे को मारने की कोशिश की थी उसके माँ बाप ने डेविड के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर दी थी। पर इससे पहले कि वो डेविड को पकड़ते, डेविड एक पुलिस वाले की गन छीन लेता है और खुद पर पॉइंट करता है। सब उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो खुद को शूट ना करे पर वो नहीं मानता। वो बेन से कहता है कि ये डीमन बहुत ताकतवर है, वो इससे लड़ नहीं सकता और ये कहने के बाद वो खुद को शूट कर देता है। डेविड की मौत के बाद वो डीमन फ्री हो जाता है, इसलिए वो इजाबेला की बॉडी में प्रवेश कर जाता है जिससे इजाबेला की तबीयत खराब होने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। ये डीमन इजाबेला की मॉम से डेविड के अंदर आया था और अब डेविड की बॉडी से ये इजाबेला के अंदर प्रवेश कर गया है। बेन माइकल के साथ इजाबेला को हॉस्पिटल ले जाता है जहाँ पर उसका ट्रीटमेंट होता है। कुछ देर बाद इजाबेला के पास एक नर्स आती है पर इजाबेला जिसके शरीर में डीमन का कब्जा है वो उस नर्स को मार देती है और अब वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर डॉक्टर वहाँ पर आ जाता है और उसे नींद का इंजेक्शन लगाकर शांत कर देता है। बेन और माइकल इजाबेला के अंदर से डीमन को निकालने के लिए उसे चर्च लेकर जा रहे होते हैं पर रास्ते में ही इजाबेला को होश आ जाता है और वो बेन को उसके पास्ट के कुछ थॉट्स के थ्रू डराने लगती है। साथ ही वो माइकल को पकड़कर उसके कान में कुछ कहती है जिससे माइकल पर भी डीमन हावी हो जाता है। अब माइकल कार को और भी स्पीड से चलाना शुरू कर देता है और इनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें बेन और माइकल की मौत हो जाती है। पर इजाबेला की डेड बॉडी हमें कहीं भी नहीं दिखती, वो वहाँ पर नहीं होती। आपको क्या लगता है कि इजाबेला कहाँ गई होगी? वो जिंदा है कि नहीं? और अगर वो जिंदा है तो वो आगे क्या करेगी? इस कहानी में कुछ सवाल हैं जैसे डीमन मारिया, डेविड, इजाबेला और माइकल के अंदर कैसे आई? दरअसल सबसे पहले वो डीमन मारिया के अंदर था, इसीलिए इस कहानी की शुरुआत में उसने 3 लोगों को मार दिया था जिस वजह से उसे मेंटल असाइलम में ले जाया गया था। और मेंटल असाइलम में जब बेन, डेविड और इजाबेला मारिया के अंदर से उस डीमन को निकालने की कोशिश कर रहे थे तो डॉक्टर्स की वजह से उनका प्रोसेस पूरा नहीं हुआ था जिससे वो डीमन आजाद हो गया था और इसके बाद वो डेविड के अंदर आ गया। डेविड की मौत के बाद वो इजाबेला के अंदर आ गया और कार में माइकल को भी उसी डीमन ने पजेस्ट किया था जिसकी वजह से वो कार की रफ्तार बढ़ा देता है। कार का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें बेन और माइकल की मृत्यु हो जाती है पर इजाबेला आज भी आजाद है। तो ये थी पूरी कहानी द डेविल इनसाइड की। IMDb पर इसकी रेटिंग 4.2 है। इस मूवी का बजट $1 मिलियन था और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $101 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।